नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज सुबह की क्लास में हमने पढ़ा था जो कन्वेंशंस हैं, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, उनके बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत की संसद के द्वारा कौन कौन से कानून पास किए गए हैं, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना। ये हमारे इन्वायरमेंट की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका छठा लेक्चर है। इसके पहले आपको 5 लेक्चर मिल चुके हैं। पांचों लेक्चर का जो पूरा प्लेलिस्ट है आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। सारे जो लेक्चर हैं उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल ड्राइव के फोल्डर में। आपको कोई भी सवाल रहे, कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक गूगल फॉर्म में अपना सवाल फिल करके। संडे को हम लोग लाइव क्लास लेंगे रात के 9 बजे और वहाँ पर आपके जो सारे डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ज्योग्राफी का जो पूरा लेक्चर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको इन्वायरमेंट। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पोल्यूशन संबंधित कानूनों से। पोल्यूशन में हम लोग पहले पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के लिए कानून, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना एयर पोल्यूशन का कानून। जो वाटर पोल्यूशन का एक्ट है वो पास हुआ था 1974 में। इसको 1988 में अमेंड किया गया था। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि वाटर पोल्यूशन जो होता है उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और वाटर की प्योरिटी को इंश्योर किया जाए। कौन से वाटर की प्योरिटी? जो नदियों की धारा में है, जो कुओं में है, जो ज़मीन पर, जो लैंड पर जो वाटर बॉडी हैं, उन सब का। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग रिस्टोरिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर। दूसरा, ये करता क्या है कि देखो, हमारे भारत में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बॉडीज बनाई गई हैं। एक है केंद्र स्तर पर जिसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा है राज्यों के स्तर पर, जैसे कि बिहार, यूपी, कर्नाटका, इन सब राज्यों में बोर्ड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर बात है? तो जो राज्य के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं इनको ये रेगुलेटरी पावर दिया गया है कि आप एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। आपके राज्य में जो भी फैक्ट्री है, ध्यान सुनिएगा, आपके राज्य में जो भी कल कारखाने हैं उनसे जो पानी निकल रहा है, उससे जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें पोल्यूशन लेवल कितना होना चाहिए, कितना परमिसेबल पोल्यूशन लेवल है, इसका स्टैंडर्ड राज्य का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बनाएगा भी, उसको इन्फोर्स भी करेगा। मान लो कि कोई कल कारखाना ज़्यादा दूषित पानी को निकाल रहा है और जाकर के नदी में बहा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो राज्य के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड को तोड़ रहा है। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो राज्य उसका जो प्लांट है उसको बंद कर सकता है। केवल राज्य वाला ही नहीं, जो सेंट्रल वाला जो बॉडी है वो भी उस इंडस्ट्रियल प्लांट को बंद कर सकता है। क्लियर बात है? राज्य के लिए कौन बनाएगा ये गाइडलाइन? राज्य का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सर, देश में यूनियन टेरिटरी भी तो है, उसके लिए कौन बनाएगा? इसके लिए केंद्र वाला बनाएगा। कौन बनाएगा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगा। सीपीसी भी एक काम और करेगा, अलग अलग राज्य में जो पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी हैं उनके बीच में तालमेल बिठाएगा। मान लो कि यूपी वाले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बातचीत करनी रही, कोऑर्डिनेट करना रहा बिहार वाले से, तो बिहार का जो बोर्ड है वो दोनों आपस में बात करेंगे और इसको कोऑर्डिनेट करेगा केंद्र वाला बोर्ड। क्लियर बात है? सीपीसीबीज कंट्रोल सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो डिस्चार्ज आ रहे हैं कंपनी से, फैक्ट्री से, उनको और उनकी जो क्वालिटी है उसको चेक करेगा। सैंपल इकट्ठा कर सकता है ये कि आपके यहाँ से इतना इमिशन हो रहा है, इस क्वालिटी का इमिशन हो रहा है। आप जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसको जांच करेगा कि आपका जो इक्विपमेंट है प्योरीफाई करने वाला वो काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये बातें हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में। ठीक है। इसमें जो कानून था 74 में, इसके बाद 3 साल के बाद एक कानून पास किया गया 1977 में, सेज एक्ट। ये किया गया कि आपका कल कारखाना जो पानी इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा।
हम लोग जो डोमेस्टिक यूज़र हैं हमारे लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग खुद के इस्तेमाल के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पानी को पीने के लिए, नहाने कपड़ा धोने के लिए। सरकार ने किया क्या, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेज एक्ट, ये सेज एक्ट को इनेक्ट करके वाटर जो कंज्यूम किया जाएगा इंडस्ट्रियल जो यूनिट हैं उनके द्वारा, उस पर आपको एक पैसा, एक चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर बात है। लोकल अथॉरिटी जो पानी सप्लाई कर रहा है उसको भी चार्ज देना पड़ेगा। सर ये इतना पैसा लेंगे तो करेंगे क्या? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये जो काम कर रहा है इसमें खर्चा आएगा ना, तो इस खर्चे को फुलफिल करने के लिए, इस खर्चे को फंड करने के लिए ये सेस काम में आएगा। जो पैसा कमाएंगे ना पानी से वो काम में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इंडस्ट्री पानी इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है तो वो लोग पानी कम इस्तेमाल करेंगे, वो लोग पॉल्यूशन कम करेंगे। समझ के बात। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेज ये इकट्ठा करेगा उसमें से खर्चा वर्चा काट के जो बाकी है वो केंद्र वाला कंट्रोल बोर्ड को और राज्य वाले कंट्रोल बोर्ड को दे देगा। अगर कोई कंपनी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ध्यान सुनिएगा, मान लो कि कोई कंपनी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नया मशीन लगाता है तो उसको इस फी में छूट मिलेगा। ये जो चार्ज ले रहे हैं पानी का हम, उसमें उसको छूट मिलेगा, उसमें उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बातें थी वाटर सेज एक्ट के बारे में। अगला कानून पास हुआ 1981 में, 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, और इस कानून को 1987 में अमेंड किया गया। क्लियर बात है। हुआ क्या था कि 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, स्टॉकहोम वाला सबसे पहला वाला जो था एकदम। यहाँ पर जो बातें हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन लिया गया था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने ये हवा वाला कानून इम्प्लीमेंट, जैसे कि इसको उन्होंने पास किया। इसका काम क्या है, जिस तरह से वाटर वाला कानून था सेम जो बातें हैं वो एयर वाले कानून में है। जहाँ जहाँ पर वाटर लिखा हुआ था वहाँ पर बस एयर डाल दो। जैसे कि वहाँ पर क्या था, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, यहाँ पर एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एयर पोल्यूशन को रोका जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। क्लियर बात है। यहाँ पर केंद्र का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और राज्य का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पावर को बढ़ाएगा। पहले इनके पास केवल वाटर को कंट्रोल करने के लिए पावर था, अब इनके पास एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पावर इनके पास दिया गया है। ठीक है। सभी इंडस्ट्री जो काम कर रहे हैं, सभी कल कारखाने जो काम कर रहे हैं आपके राज्य में, उनको एक परमिट लेना पड़ेगा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि हम इतना जो पोल्यूटेंट है वो हम निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए, अपना सहमति हमको दीजिए, ज़रूरत होगा तो हम उसमें प्यूरीफाई वगैरह लगा देंगे और उसको कम करेंगे। ठीक है। राज्य डिसाइड करेंगे, वो एमिशन स्टैंडर्ड बनाएंगे कि इंडस्ट्री से कौन कौन सा पोल्यूटेंट निकल रहा है, कितना पोल्यूटेंट वहाँ से निकलेगा। अब 1987 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या किया गया कि राज्य वाले बोर्ड को, केंद्र वाले बोर्ड को पावर दिया गया कि आप उस कारखाने को बंद कर दीजिए जो आपकी बातें मानने से मना करते हैं। ठीक है ना, आपके बात जो नहीं मानते उसको आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलिए, एक बात और किया गया, नॉइज पोल्यूशन जो है ना, इनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि एयर को पोल्यूट करने का काम नॉइज भी करता है, जो कि हमने पढ़ाया था आपको पोल्यूशन के लेक्चर में। वो लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 3 में आपको मैंने पढ़ाया है पोल्यूशन के बारे में, लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया है क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 आपका है हमारे कन्वेंशन के ऊपर, और लेक्चर नंबर 6 जो देख रहे हैं आप, ये है हमारे कानूनों के बारे में, एक्ट्स के बारे में। क्लियर बात। तो ये थे हमारे पोल्यूशन वाले कानून। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट संबंधी कानूनों से। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो सबसे पहला कानून है वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत ही बेहतरीन कानून है और इस पर ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सदाबहार कानून है और यूपीएससी का फेवरेट है। दो ही तो कानून है, पहला है WPA 1972
दूसरा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे प्यारे बच्चे यूपीएससी के यही वाले दो कानून हैं, दोनों को हम एकदम विस्तार से प्रेम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पीडीएफ की चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहली बार में लेक्चर देखेंगे और दूसरी बार में लेक्चर को देखते हुए नोट्स बनाएंगे आप। समझ गए बात? लेक्चर कम से कम 2 बार देखोगे तभी तुमको बातें याद रहेंगी। याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ सब लेता है, पढ़ के याद रख पा रहे हो कि नहीं, उसको यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझ गए बात? अगर पढ़ लिए सवाल नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा पढ़ने का? पढ़ लिए हो सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है? उसको सवाल सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हो ना, बाबा थोड़े बनना है कि ज्ञान ढो लिए हैं माथे पर और घूमते चल रहे हैं इधर उधर, हम ही हैं सबसे बड़े ज्ञाता। एग्ज़ाम पास कीजिए, उसके लिए पढ़ना है हमको। ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में करता क्या है कि एनिमल, बर्ड और प्लांट तीनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि एनिमल में टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इनको प्रोटेक्ट करता है। बर्ड में हमारे जो अलग जैसे कि वल्चर वगैरह हैं इनको प्रोटेक्ट करता है। प्लांट में बताता है कि हमारे यहाँ जो इंडेंजर्ड प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ प्लांट का कल्टीवेशन भी ये प्रोहिबिट करता है, जैसे कि कोई गांजे की खेती नहीं कर सकता। ये नहीं कि मेरा खेत है तो हम गांजा उगाएंगे ठीक है ना। तो ये जो प्लांट हैं कुछ प्रोटेक्टेड प्लांट हैं। हाँ, गांजे की खेती कर सकते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, केवल उसी राज्य में जहाँ पर अलाउड है। समझ गए बात? तो एनिमल, बर्ड और प्लांट तीनों को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज को भी इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सभी इसी कानून के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अभी सब बताएंगे कि कौन बनाएगा नेशनल पार्क को, कौन बनाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कौन कौन लोग होंगे, सब बताएंगे आपको अभी। ठीक ना। देखो ये जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत कुछ बॉडीज को, कुछ पोस्ट को गठित किया गया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ गार्डन। और ये कानून उनके पावर को, उनके काम को भी बताता है कि आपको ये काम करना है, आपका ये पावर रहेगा। ये जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, इसी कारण से मतलब इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग साइट्स का पार्टी बने हैं। साइट्स क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। जो हमारे पशु पक्षी और फल फलहरी हैं, इन जो इंडेंजर्ड हैं, इनको बचाने के लिए ट्रेड के ज़रिए ये लुप्त ना हो जाएं, इनको कोई बेच न दे ले जा करके, इसके लिए प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उन जीवों को। ठीक है ना। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का हंटिंग रोकता है, उसको ये क्रिमिनलाइज करता है। सलमान खान वाला केस याद है, ब्लैक बक? हाँ, तो सोचो ये कानून कितना पावरफुल है। यहाँ पर शेड्यूल बनाए गए हैं, मतलब इसमें 6 लिस्ट हैं, 6 टेबल है, 6 टेबल अलग अलग है। बताऊंगा सर आपको आगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो 6 शेड्यूल है ना, सबके बारे में बताएंगे, अभी रुक जाओ। है क्या कि इस टेबल में अलग अलग पशु को रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 1 में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब कि उन लोगों के नाम, उन जानवरों के नाम जो शेड्यूल 1 में लिखे गए हैं, उनका हंटिंग नहीं हो सकता, उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्राप्त है। शेड्यूल 2 का जो दूसरा पार्ट है, इनमें जो एनिमल लिस्टेड हैं उनको भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्राप्त है, और अगर आप उनको हानि पहुंचाते हैं तो सबसे ज़्यादा पेनल्टी आपको मिलेगा, जैसे कि टाइगर। ठीक है ना, ये शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 3 और 4 में जो लोग हैं वो सौतेले टाइप के हैं, मतलब उनको अगर आप हार्म करते हैं तो पेनल्टी थोड़ा सा कम लगेगा। शेड्यूल 5 में वो एनिमल हैं जो हंट किए जा सकते हैं, जिनकी कलिंग हो सकती है। कलिंग का मतलब होता है, जैसे कि होता है ना, मान लो कि बर्ड फ्लू आ गया तो मुर्गियों को कलिंग की जाती है, मतलब उसको मारा जाता है ताकि ज़्यादा एरिया में ना फैल जाए। तो यहाँ पर कॉमन क्रो, फ्रूट बैट, माइस, रैट, इन सब का नाम लिखा है जिनको आप मार सकते हैं, इनको हंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेड्यूल 6 में उन पौधे का नाम लिया गया है जिनका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, जिनको आप उपजा नहीं सकते अपने खेत में। ठीक है ना।
तो जैसे कि पिचर प्लांट है, रेड वांडा है, कुथ है, इन सब का आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। शेड्यूल 6 को 1991 में एक अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। अगली बात यहाँ पर ये देखो, जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनको अगर आपको बेचना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वो सभी इसी कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं। टोटल 5 हैं, अभी तुरंत बताएंगे आपको। देखो 5 तरह के हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, एक नोटिफिकेशन के द्वारा। कोई कानून नहीं है पास किया जाता, ये नोटिफिकेशन जारी करके ये बनाया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग हैं उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे वो सरकार ही तय करती है। नेशनल पार्क का गठन किया जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर राज्य सरकार नेशनल पार्क का बाउंड्री नहीं चेंज कर सकता। ये नहीं कह सकता कि जो नेशनल पार्क है इसका बाउंड्री अब केवल इतना ही रहेगा, इस एरिया में हम लोग मकान बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता। जो राज्य सरकार है वो उसकी बाउंड्री कम तभी कर सकता है जब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का परमिशन मिल जाए उसको। क्लियर बात है। नेशनल पार्क में ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, मतलब वहाँ जाकर पशु नहीं चरा सकते, घास नहीं काट सकते वहाँ पे, ठीक है ना। और जो भी प्रावधान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए होते हैं वो सभी नेशनल पार्क के लिए भी वैलिड रहेंगे। बस नेशनल पार्क में ज़्यादा स्ट्रिक्शन होता है, ज़्यादा कंजर्वेशन वहाँ पर किया जाता है। तीसरा है कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पर राज्य सरकार लोकल कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करके सरकारी ज़मीन पर बनाएगा, क्या बनाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व बनाएगा। और इस रिजर्व को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनाएगा। कम्युनिटी रिजर्व या तो बन जाएगा कम्युनिटी लैंड पर, मतलब मान लो कि आपके मोहल्ले में कोई खेल का मैदान है तो वो कम्युनिटी फील्ड है। आपके गांव में कोई तालाब है, वो सामुदायिक तालाब है जहाँ पर सभी लोग जाकर नहा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, ऐसा चीज़ें, ठीक है ना। वैसे ही जो सामुदायिक लैंड है या प्राइवेट लैंड है वहाँ पर भी कम्युनिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं। टाइगर रिजर्व ये बनाया जाता है टाइगर को रिजर्व, मतलब टाइगर प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पर राज्य सरकार बनाती है। कौन बनाता है, राज्य सरकार, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पर। समझ गए। तो ये 5 आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 के अंतर्गत बनाया जाता है। कौन सा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और 5वां आपका हो गया ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो, इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसको बनाया गया है इस कानून के अंतर्गत। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये भी बनाया गया है। बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये तीनों के तीनों जो बॉडी हैं वो इसी कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं। ये तीनों के तीनों मतलब कि वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई। अगला हमारा कानून है, अच्छा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च करने मत बैठ जाना। जो सवाल आएगा यहीं से आएगा, एक बात फालतू नहीं पूछेगा। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, जो यहाँ पर संस्थान का नाम लिखा है नेशनल बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में पढ़ सकते हो। NTCA, इसके बारे में पढ़ सकते हो अलग से कि इसके बाद इसका कंपोजिशन क्या होता है, कौन इसको चेयर करता है, ये तुम पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अगला हमारा क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक जेनरिक कानून है जो सबको टच करना चाहता है, मतलब कि एयर पोल्यूशन को भी, वाटर वाले को भी, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी काम किए जाने हैं, जो भी डिसीजन लिए जाने हैं, वो ये EPA करेगा। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। EPA को इम्प्लीमेंट करने के, इसके बनाने के पीछे हमारे संविधान का आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों बेसिस हैं, मतलब कि यही दोनों मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि हम EPA जो कानून है इसको बनाएं।
अब यहाँ पर ध्यान सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि आप सैंपल कलेक्ट कीजिए, एयर का, वाटर का, सॉइल का, किसी भी चीज़ का। अगर आपको लगता है कि ये कल कारखाना प्रदूषित कर रहा है तो आप उसके द्वारा जो निकाला गया प्रोडक्ट, जैसे आप जो वेस्ट है उसका सैंपल लीजिए, उसको जांच कीजिए और अगर दोषी पाया जाता है तो उसको आप पनिश कीजिए। यहाँ पर जो लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया है। मतलब कि मान लो कि मेरे गांव में पोल्यूशन हो रहा है तो उससे मैं प्रभावित हो रहा हूं, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है केवल वही जाके केस फाइल करेगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि दूसरे गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा है वो मेरे जगह पर केस फाइल कर सकता है। इसको हम कहते हैं कि लोकस स्टैंडी से रिलैक्सेशन देना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जाकर के PIL फाइल कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो आप भी जाकर के PIL फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी लोकस स्टैंडी का जो रूल है वो रिलैक्स किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट। हमारा अगला कानून है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें किया गया है कि डाइवर्सिटी को बचाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का और बायोडाइवर्सिटी के यूज से होने वाला जो बेनिफिट है उसको शेयर किया जाए उन लोगों से जो इसको कंजर्व कर रहे हैं। ये प्रोवाइड किया जाता है इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत। जैसे कि मान लो कि कोई जनजाति है, उस जनजाति के पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत ही पुराना नॉलेज उसके पास है किसी बीमारी को ठीक करने का। तो अगर कोई कंपनी उस जनजाति के नॉलेज को यूज़ करती है तो वो कंपनी जो पैसे कमाएगी इस नॉलेज को यूज़ करके उसका एक हिस्सा उस जनजाति को भी देगी जिससे उसने नॉलेज लिया था। इसको कहते हैं हम लोग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। क्लियर बात है। यहाँ पर जो भी रिसोर्स, जो भी नॉलेज यूज़ किया जाएगा उसका बेनिफिट उस कम्युनिटी को दिया जाएगा। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, उसको सस्टेनेबली यूज़ करने का सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाया गया है। इसमें यह सब बताया गया है कि अगर लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है तो उसको पहले डॉक्यूमेंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट करोगे तब ना पता चलेगा कि आपके मोहल्ले में कौन कौन सा डाइवर्सिटी है, आपके मोहल्ले में कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन से पौधे पाए जाते हैं। अगर पता चलेगा तभी ना प्रोटेक्ट करोगे कि इस इलाके में बाघ पाया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करो वहाँ पर। समझ गए बात। तो पहले डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रोटेक्शन का काम शुरू होगा। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी का जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको मान्यता देंगे, उसको हम लोग बचा के रखेंगे। जो बायोलॉजिकली डाइवर्स एरिया है उसको हम लोग कंजर्व करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करके। मतलब कि इन साइट को कोई हार्म नहीं करेगा, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो ये कानून है वो कुछ बॉडीज़ का गठन करता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये गठन करता है केंद्र स्तर पर, मतलब कि सेंट्रल लेवल पर। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये गठन होता है राज्य स्तर पर, मतलब कि स्टेट लेवल पर। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसका गठन होता है, ठीक है ना। और जो आपका लोकल लेवल है वहाँ पर भी बॉडीज़ बनाई जाती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए नेशनल एंड स्टेट लेवल पर फंड का भी गठन किया गया है, फंड को भी कंस्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हम पढ़ने वाले हैं अब पहला जो केंद्रीय वाला बॉडी है ना उसके बारे में। ये काम क्या करता है वो देखो। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA यही वो संस्था है जो BDA को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब ये कानून को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें एक चेयरमैन होगा, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ये सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। NBA का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करने का काम, रिमूव करने का काम दोनों का दोनों केंद्र सरकार ही करेगा।
वो एक एमिनेंट पर्सन होगा जिसके पास कंजर्वेशन के मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज़ के मामले में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन होगा, जानकार आदमी होगा एनवायरनमेंट में। शंकर आईएएस ने पढ़ी होगी, जो एनवायरनमेंट है ना शंकर आईएएस वाला, उसने पढ़ रखा होगा पहले से। यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो एग्रीकल्चर रिसर्च से, बायोटेक्नोलॉजी से, ओशियन डेवलपमेंट और इन सब फील्ड से आए हुए होंगे। जो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, जिनके पास बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज होगा। तो ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। अब इसका पावर क्या है? मान लो कि कोई विदेशी कंपनी है, उसको भारत में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज़ करना है, भारत के किसी जड़ी बूटी को यूज़ करना है, तो वो पहले अप्रूवल लेगा। क्या करेगा? वो NBA से अप्रूवल लेगा। मान लो कि भारत का कोई व्यक्ति है जो हमारे यहाँ के नॉलेज को किसी विदेशी को दे रहा है, तो जो भारत वाला आदमी है ना, वो भी NBA से अप्रूवल होगा कि सर उसको दे दें नॉलेज, बता दें उसको। तो दोनों व्यक्ति को, फॉरेन नेशनल को भी और इंडिविजुअल को भी अप्रूवल लेना होगा यहाँ का रिसर्च, यहाँ का नॉलेज, यहाँ का मटेरियल किसी विदेशी को देने से पहले। ठीक है? अगर कोई कंपनी यहाँ पर IPR फाइल करना चाहती है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहती है, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो हल्दी से बनाई गई एक दवाई है उस पर हम अपना पेटेंट फाइल कर दें, मतलब कि अगर वो दवाई बिकेगी तो पैसा हमको मिलेगा। तो ये अगर मैं IPR फाइल करूँगा, अगर मैं पेटेंट फाइल करूँगा, तो उसके पहले हमको NBA का अप्रूवल लेना होगा। जैसे कि तुलसी का चाय पीने से गला ठीक होता है, कोई घाव हो, कुछ बीमारी हो तो हम लोग दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। अगर मैंने इस नॉलेज को पेटेंट करा लिया तो ये तरीका मेरा हो गया, ठीक है ना? अब इसका रॉयल्टी मुझे मिलेगा। मगर क्या ये नॉलेज मेरा था? नहीं, हमारे समाज में ये नॉलेज व्याप्त है, सबके पास ये नॉलेज है, तो इसको मैं अपना कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना। तो उस केस में NBA अप्रूवल नहीं देगा, मतलब उसको पेटेंट मुझे नहीं मिलेगा। समझ गए बात? ये बातें हैं। हाँ, मान लो कि मैंने कोई ऐसा चावल का वैरायटी डेवलप किया है जिसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा है या जिसमें किसी बीमारी को ठीक करने का पावर है, तो उसके लिए जो पेटेंट है वो हमको मिल सकता है NBA के अप्रूवल के बाद। तो ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगला हमारा कानून है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकने के लिए, जंगल को बचाने के लिए जो कानून है ये पास किया गया है। ये कानून कहता है कि फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप जंगल काट करके कोई मॉल नहीं बना सकते, आप जंगल काट करके कोई और चीज़ नहीं बना सकते। यहाँ पर डी रिजर्वेशन को रोका जाएगा, मतलब कि जंगल का काम जो है, जंगल का जो ज़मीन है उसका काम उसी के लिए होना चाहिए, किसी और काम के लिए उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे। मोटा मोटी बात यह है कि जो पावर पहले राज्यों के पास थी, ये पावर केंद्र को देने के लिए ये कानून पास किया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जंगल के रिसोर्स को मैनेज करने का काम अब केंद्र करेगा, इस कानून के अंतर्गत उसको ये पावर मिल गया है। समझ गए बात? ये इस कानून का मेन पर्पस था, ये इसका मेन काम था। अब आती है बात नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पर। इसका मेन काम क्या है? इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करना। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट में जो भी अलग अलग कंपोनेंट हैं उनमें अनबैलेंस ना हो, CO2 का अमाउंट बढ़ न जाए, हमारा ऑक्सीजन कम ना हो जाए, जंगल कम ना हो जाए, जो भी चीज़ें हैं सब बैलेंस्ड रहे। ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण कोई इकोलॉजिकल अनबैलेंस ना हो, ये इंश्योर करेगा। हमारे जो नेचुरल हेरिटेज हैं उसको कंजर्व करेगा, उसको बचा के रखेगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कई सारा सेक्रेड ग्रुप है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ये वो जंगल हैं जिनको हमारे यहाँ के जनजाति पूजनीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये सेक्रेड ग्रुप्स हमारे कल्चर का पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, इस पॉलिसी में उसको किया जाएगा। दूसरा, सॉइल इरोजन, डिन्यूडेशन, इसको रोकने का काम।
जो रिवर का जो बेड होता है, लेक, रिजर्वायर, इन सब के नज़दीक, इन सब के कैचमेंट एरिया में सॉइल इरोजन, डिनुडेशन को रोकने का काम इसी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि बाढ़ आने से रोका जा सके, जो सुखाड़ है, सूखा है, उसको आने से रोका जा सके। जो हमारी नदी है, रिजर्वायर है, उसमें सिल्टेशन रोकने का, मतलब गाद जम जाने का जो प्रक्रिया होता है उसको कम करने का, उसको रोकने का काम इसी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाएगा। सैंड ड्यून ना बढ़े, मतलब कि डिजर्टिफिकेशन को रोकने का काम भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाएगा। ये पॉलिसी होता क्या है? पॉलिसी का मतलब ये है कि मुझे ये काम करना है और इस काम को करने के लिए हम ये बॉडी बनाएंगे। मोटा मोटी जो बातें होती हैं ना बोल बच्चन, वो सब पॉलिसी का पार्ट होता है कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब इसको एग्जैक्टली कैसे करेंगे, ये एक कानून पास करके बनाया जाता है, वो एक स्कीम बना के बनाया जाता है कि इस स्कीम के अंतर्गत हमको ये काम करना है। जैसे कि एक कंपा है, CAMPA। मान लो कि आपने कोई जंगल काट दिया, तो जंगल काटेंगे ना तो उसके एवज में आपको दूसरा जंगल लगाना पड़ेगा। चाहे मान लो कि आप जंगल नहीं लगाना चाहते तो आपके उसके एवज में आपको मुआवजा देना पड़ेगा। वो जो मुआवजा है, जो पैसा है, वो इसी कंपा फंड में जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो आपका फंड है वो क्या है? ये एक मैकेनिज्म है, ये एक तरीका है जंगल का जो एफोरेस्टेशन है उसको प्रमोट करने का। जो पैसा आप इसको देंगे उसको खर्चा करेगा वो वृक्षारोपण करने में, प्लांटेशन में, फॉरेस्टेशन में। समझ गए? फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करेगा कैसे? वृक्षारोपण करके, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके, मगर जो मतलब कि जो लोकल कम्युनिटी है इसको इन्वॉल्व करेगा और जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये वृक्षारोपण करेगा। जंगल का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि जंगल में जो कंजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट करके, मतलब कि कोई बाहरी तत्व उसमें ना शामिल हो जाए, कोई उसमें एलियन स्पीसीज़, इन्वेसिव प्रजाति ना घुस जाए, उसका प्रोडक्टिविटी इंश्योर करेगा। ठीक है? हाल में ही एक नई पॉलिसी आई है, ये इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद वो मतलब कि ये अप्रूव हो जाने के बाद वो इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है ना? ऐसे इसको मतलब इसका अप्रूवल दे दिया गया है, फाइनल होना भी पूरा बाकी है। ठीक है? तो ये हमारा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। ठीक है दोस्तों? तो ये जो सारी बातें थी वो हमारे वो एक्ट थे जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो एनवायरनमेंट है इनको प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद आपको बस एनवायरनमेंट का एक मॉक टेस्ट है वो सॉल्व कर लेना है। आप करेंगे क्या? कोई भी कोचिंग हो, शंकर है, विजन है, इनसाइट है, इनका किसी भी कोचिंग का जो एनवायरनमेंट का एक मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? और इन्वायरमेंट के लिए आप जो शंकर का जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये मटेरियल प्रीलिम्स के लिए भी काम का है और मेंस के लिए भी यही पढ़ना है, वो अलग नहीं पढ़ना है कुछ। ठीक है? जो मैंने आपको छोटी छोटी बॉडीज़ का नाम बताया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉडी, ये सब जो है ना छोटी छोटी, उसके बारे में आप जो पढ़ेंगे ना वो सब आपको मॉक टेस्ट सही हो जाएगा। जैसे कि NBA है, इस पर सवाल मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसको मैंने पढ़ा दिया है। वैसे इस पर आपको सवाल मॉक टेस्ट में मिलेगा और उसके ज़रिए जो भी छोटी छोटी बातें एकदम हैं जहाँ पर यूपीएससी घुस के सवाल पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है इतना घुस के सवाल यूपीएससी, वो आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है? तो ये हैं बातें हमारी आज की पॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। एक बात और, संडे को हम लोग आपके लिए 9 बजे क्लास लेंगे, 9 बजे रात में संडे को क्लास लेंगे, जहाँ पर आपको कोई भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। आपका कोई भी सवाल है प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, किसी भी तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं मुझसे रात को 9 बजे लाइव इस चैनल पर रहेगा। तो रात में मिलेंगे हम लोग, सारा जो डाउट है आपका क्लियर किया जाएगा। ऑप्शनल से संबंधित, मेंस, प्रीलिम्स, जो भी आपके सवाल है ना सब हम लोग डिस्कस करेंगे, सब हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए, तो समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। जून आधा ख़त्म हो चुका है करीब करीब। जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 3 महीने बचे हैं। उम्मीद है कि आपने मेंस का सिलेबस पूरा कर लिया होगा। अगर पूरा नहीं किया है तो अभी अच्छा खासा मौका है पूरा करने का, और प्रीलिम्स का साथ साथ में पढ़ते जाइए। ठीक है? कोई भी दिक्कत हो मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।